अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल राबिया नीदर्स। और आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैंसर। माउथ कैंसर या ओरल कैंसर, ये वो मेटास्टैटिक ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ डिवीजन ऑफ सेल्स है जो कि आपकी ओरल कैविटी में कहीं पे भी हो सकती है। इन योर माउथ, इन योर टंग, लिप्स, चीक, गम्स, फ्लोर ऑफ माउथ, टॉन्सिल्स या सैलिवरी ग्लैंड। किसी भी ओरल कैविटी के पार्ट में अगर बिनाइन कैंसरस ग्रोथ हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड ओरल कैंसर। रिस्क फैक्टर्स क्या है? सिमिलर टू ऑल जनरलाइज जो रिस्क फैक्टर होते हैं कैंसर के, कि स्मोकिंग अगर करते हैं तो फिर अब नॉर्मल डिवीजन हो सकती है सेल्स की। अल्कोहल का इंटेक है इंडिविजुअल का। फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि इसकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। अगर फैमिली में कोई एक टाइप का कैंसर या कैंसर रन कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट आने वाली जनरेशन का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है किसी ह्यूमन बीइंग का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, तो वो रेडिएशंस भी सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ करवा सकती है, जिसके रिजल्ट में ओरल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ है जो स्वेयर फॉर्म में हो जाती हैं, जब जब बहुत ही क्रोनिक फॉर्म में चल जाती हैं तो उससे भी वो अब नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट करवा देती हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जिस तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक वायरस है जो कि डिफरेंट रिस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस करवाता है, और अगर इस ये बहुत क्रॉनिक स्टेज पे चल जाए तो पेशेंट को ओरल कैंसर भी हो सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एज एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि डिवीजन के साथ साथ अगर क्रोमोसोमल कोई भी अब आती है, डिवीजन में प्रॉब्लम होती है, तो ये हो सकता है। जेंडर, ठीक है। पुअर डाइट। सिम्टम्स ऑफ ओरल ओरल कैंसर क्या है? यानी डेफिनेटली जिस तरह कैंसर है तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। यानी कि क्या होगा कि उसके सबसे पहले कोई सोर बनना स्टार्ट होगा, पैचेस बनेंगे वाइट कलर के, रेड कलर के, जिनमें शायद कभी जेली अपीयरेंस होती है कि उसमें नहीं होती। टीथ लूज हो जाएंगे, अपना वो गम को छोड़ना शुरू कर देंगे। कोई बहुत ग्रोथ हो जाएगी, जिस तरह एक पूरा एक पीस ऑफ, जिसे आप कहते हैं, कह सकते हैं कि पूरा एक ग्रोथ बन गई है मुंह के किसी भी पार्ट में, पैलेट के साथ, गम में, कहीं पे भी। माउथ पेन होगा, ईयर पेन होगा, क्योंकि स्टेशन ट्यूब है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ओरल कैंसर हो रहा है तो वहाँ पे पेन हो जाएगा। अब जो जो ओरल कैविटी का फंक्शन है वो सब फंक्शंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी अगर सॉल्विंग करवाता है तो अब कैंसर हो गया, कोई ग्रोथ है या कोई अल्सर वगैरह बन गया कैंसर की वजह से, तो अब डिस्फेगिया भी हो जाएगा, पेन होगी, ईयर में पेन होगी, ये सब सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करवाते हैं? डायग्नोसिस जनरल से थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। एक्सरे कराते हैं, बहुत कॉमन है, जिसमें अब नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल और अब नॉर्मल साइज का डिफरेंस पता चल जाता है। स्क्रीनिंग एग्जाम करवाते हैं ओरल कैंसर का। बायोप्सीज करवाते हैं, पेट स्कैन करवाते हैं। अच्छा, पेट स्कैन कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा। पेट स्कैन बेसिकली पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये एक टेस्ट होता है जिसमें ह्यूमन पेशेंट के अंदर हम एक आईवी के थ्रू कुछ कंट्रास्ट एजेंट डालते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में कोई कहीं पे भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वो जो डाई है वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, और वो डिटेक्ट, जब उसका ग्राफ बनता है कंप्यूटर पे तो पता चल जाता है कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो उससे जो डॉक्टर्स हैं उससे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन बना लेते हैं। सो पेट स्कैन एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसके अंदर पेशेंट को रखते हैं और वो मशीन उस पूरा स्कैन निकालती है पेशेंट का। उससे कोई भी अगर मेडिकल या कोई इस तरह की मेटाबॉलिक डिसीज़ है तो वो डायग्नोज हो जाती है। बायोप्सी आगे हम देखते हैं, बायोप्सी क्या है। बायोप्सी तीन तरह की बायोप्सीज हो सकती है। एफएनएसी हो सकता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। दूसरा इंसिजनल बायोप्सी हो सकती है। तीसरा पंच बायोप्सी। अच्छा, पहला जो है एफएनए बायोप्सी है कि वो एक नीडल होती है। आई एम नॉट श्योर, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद देखा हो जिनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। एक नीडल होती है, उसमें उसके जो उस नीडल को प्रिक करते हैं और उसके अंदर से कुछ सेल्स आते हैं, फिर उन सेल को एग्जामिन करते हैं स्लाइड पे, लैब्स में रिपोर्ट बनती है और पता चलता है कि जो ओरल लेजन है, ये जो ग्रोथ है, ये बिनाइन है या कैंसरस है। ये सबसे प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट होता है। अगर एफएनएसी में प्रॉब्लम आती है तो फिर जाते हैं इंसिजनल बायोप्सी की तरह। इस बायोप्सी में क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा कट लगा के, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी है तो थोड़ा सा कट लगा के टिश्यूज को रिमूव किया जाता है। एफएनए में सेल्स रिमूव करते हैं, बड़े लिक्विड या बहुत सेल्स, और इंसिजन बायोप्सी में टिश्यू रिमूव करते हैं। और पंच बायोप्सी में भी सर्कुलर ब्लेड्स होती हैं, उससे एरिया रिमूव होता है टिश्यू का। ठीक है, तो इससे थ्रू क्या होता है हमारा, हमें आइडिया होता है कि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ कैंसर। हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टेजेस हैं ओरल कैंसर की? 4 स्टेजेस है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4।
स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज 1 नॉर्मली की भी बहुत जनरलाइज्ड है। अक्सर कैंसर्स का, लंग कैंसर का, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के, यूट्रस वगैरह के कैंसर का भी यही ग्रेडिंग होता है। स्टेजिंग मोर और लेस सिमिलर है। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि जो ट्यूमर का साइज है ना, दैट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, इतना सा साइज होगा और कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होंगे ना। उसके एडजेसेंट लिम्फ नोड यानी कि एडजेसेंट लिम्फ नोड ये नीचे वाले ये भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, और डिस्टेंट लिम्फ नोड यानी एक्सिला के, इंग्वाइनल के कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, हमारा ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया साइज और 4 सेंटीमीटर तक आ गए, कुछ इतना साइज होगा। और अब जो है ना, कैंसर लिम्फ नोड तक अभी भी स्प्रेड नहीं हुआ, साइज बढ़ गया लेकिन लिम्फ नोड तक स्प्रेड नहीं हुआ। थर्ड स्टेज में हमारा क्या होता है, एक तो साइज भी 4 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है और दूसरा लिम्फ नोड जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड इन स्टेज 4 वेरी क्रोनिक स्टेज ऑफ कैंसर, जिसमें क्या होता है कि डिस्टेंट एरियाज, डिस्टेंट ऑर्गन, डिस्टेंट लिम्फ नोड, जो ओरल कैंसर होता है वो मेटास्टाइज कर जाता है थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो दिस इज वेरी सीरियस स्टेज। अच्छा, स्टेजेस के बाद ट्रीटमेंट है कि हम जो कैंसर है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ओरल कैंसर का। तो ये भी जनरलाइज आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कैंसर आए तो उनमें या रेडियोथेरेपी होती है, या कीमोथेरेपी होती है, सर्जिकल थेरेपी होती है, या मेडिकल जिसे कहते हैं, या टारगेटेड और न्यूट्रिशनल थेरेपी। अच्छा, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, पहले सर्जरी डिस्कस कर लेते हैं। सर्जरी में बेसिकली जो पार्ट होगा कैंसर्स, वो पार्ट रिमूव किया जाता है और उसके अलावा कुछ नॉर्मल हेल्दी टिश्यू भी 1-2 सेंटीमीटर रिमूव कर देते हैं। वो सर्जन डिसाइड करते हैं कि कितने ग्रेड का कैंसर है, कितना मेटास्टाइज हो चुका है, किस तरह की टाइप है उसकी, तो फिर वो हम रिमूव करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक प्रोसीजर किया जाता है फोटोडायनामिक थेरेपी। इसमें क्या होता है कि मेडिसिन देते हैं तो कुछ टिश्यूज होते हैं ना वो सेंसिटिव हो जाते हैं लाइट को लेके। एंड देन जिस तरह हमने किडनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में, जो लिथोट्रिप्सी हम करते हैं, जो रेस के थ्रू हम लोग वो जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसको तोड़ते हैं, सिमिलरली इन दिस केस एपीटीडी में भी हम लेज़र के थ्रू उस ट्यूमर को फिर हम डैमेज करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी हमने पढ़ा, जिसमें हम शुआएं लगाते हैं पेशेंट को। सक्सेसिव रेडिएशंस होती हैं, 10 लग रही हैं, कभी 12 लग रही हैं, वो डिपेंड करता है, सर्जन डिसाइड करता है। कीमोथेरेपी में कोई कीमोटैक्टिक एजेंट होता है, इस तरह का एजेंट जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ है ना उनको किल करता है। तो ये बेसिकली क्या है, कीमोथेरेपी के हमारे यूज़ है। टारगेट थेरेपी क्या होता है, अच्छा कीमोथेरेपी बहुत जनरलाइज, आपने देखा होगा कीमोथेरेपी के पेशेंट के बाल उतर जाते हैं, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, म्यूकोजा पूरा ख़राब हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं कीमो के पेशेंट्स को। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी और कैंसरस सेल दोनों पे इफेक्ट करते हैं। जो भी सेल डिवाइड हो रहा होता है रैपिडली उसको जाके किल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन टारगेटेड थेरेपी में सिर्फ उस लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर हम मेडिसिन या अपना प्रोसीजर करते हैं ताकि सिर्फ उस पार्ट के सेल्स किल हों। और न्यूट्रिशन थेरेपी देते हैं हम पेशेंट को। अच्छा, मूविंग टुवर्ड नर्सिंग मैनेजमेंट, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग मैनेजमेंट क्लिनिकल भी और थेरेटिकली भी, दोनों पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले आपने ओरल कैंसर है, ठीक है, ओरल कैंसर है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस डिस्टर्ब हो गया है, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि अब वो सॉल्विंग नहीं प्रॉपर कर पा रहा और उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमें उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है कि आया इसकी डाइट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी है, इसका फ्लूइड इनटेक पूरा है, इसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड है। ये एक नर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। हो सकता है कुछ केसेस में ओरल कैंसर इतना हद तक हो चुका हो कि अब वो ना स्वेलविंग कर पा रहा है, अब उसको इंट्राल फीडिंग की ज़रूरत है। पेरेंटल या इंट्राल फीडिंग के थ्रू उसको हम कोई एनजी लगाई है या कोई और हमने ट्यूब लगा के उसको फीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। और इस सब के साथ साथ क्या होता है, उसका एयरवे भी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि उनकी टंग पीछे जा सकती है, स्वेलविंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा म्यूकोजा स्वेल हो सकता है, ठीक है, वो उस बिनाइन ग्रोथ भी रुक सकती है। तो नर्स ने उस पेशेंट का एयरवे असेस करना है कि वो पेटेंट है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा ओरल जितने भी फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसमें एक फंक्शन है ओरल सिक्रेशंस का। पेशेंट को वो भी प्रॉब्लम होगी ओरल सिक्रेशन हैंडल करने में, स्पेशली अगर फीडिंग्स हुई हैं इसको इंट्रॉल, तो फिर नर्स ने टाइम टू टाइम विद इन 2 to 3 आवर जो भी हमने डिसाइड किया उस पेशेंट का सक्शनिंग करते रहना, ताकि उसकी ओरल सिक्रेशन से उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमने उसकी माउथ केयर करनी है, उसको अगर तो वो इनएलिजिबल है तो हमने उससे खुद करवानी है, यानी उसको हमने गाइड कर देना है कि अगर आप ब्रश नहीं कर सकते फिलहाल जो उसकी कंडीशन है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर हमने उसको माउथ वॉश का बताना है, ओरल हाइजीन का बताया है, बार बार फ्लॉसिंग का बताना है, और जो जो चीज़ें उस वक्त रिक्वायर्ड है उसको हमने एजुकेट करना है।
फिर हमने उसकी डाइट का भरपूर ख्याल करना है कि उसका फूड और फ्लूइड इनटेक इनफ है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली कैंसर है तो वैसे भी कैंसर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ होता है। जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना कैंसर, तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट लूज में चल जाता है। तो फिर नर्स की बहुत गहरी जिम्मेदारी है ओरल कैंसर में। एक तो वैसे कैंसर वेट ड्रॉप करवा रहा है एंड सेकेंडली वो है ही ओरल कैविटी का, पेशेंट को वैसे भी इंटेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्लूइड और फूड की इंटेक का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो पेशेंट की सेल्फ इमेज कैंसर की वजह से ख़राब होती है, जो फियर होता है एक अननोन कि पता नहीं क्या हो जाना है, और फियर ऑफ लूजिंग होता है, ये सब चीज़ें नर्स ने उसको इमोशनल सपोर्ट देनी है, उसको प्रोसीजर्स का बताना, उसको इन्फॉर्मेशन देना, उसको एजुकेट करना पेशेंट को, ताकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे और होपफुल फील करे। ठीक है, जितना भी उसको पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमने उसको मिनिमाइज करना। कोई डिस्ट्रैक्शन है किसी वजह से, वो कंफर्ट मतलब उसको नींद आ रही है और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये नर्स की जिम्मेदारी है कि हमने उसको फैसिलिटेट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फेक्शन से बचाना है किसी भी तरीके से, उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचाना है, उसको उसकी डाइट से रिलेटेड हमने उस सबको एजुकेट करना है। So this was it for oral cancer. Hope you all enjoyed and learned from it. So do share and like and subscribe the channel. Thank you.